अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज बहुत बड़ा ये दिन था उस जमहूरियत के लिए कहें या पॉलिटिक्स के लिए कहें या पॉलिटिशियंस के लिए कहें कि 6 साल बाद फिर एक नई पार्लियामेंट जो है वजूद में, ये इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट्स हैं। अगरचे माजी के इलेक्शन की तरह ये भी इलेक्शन जो हैं इनको भी धांधली ज़्यादा कहा जा रहा है। वही रिग्ड, वही पार्लियामेंट का आज पहला जो उसका इजलास था, तो वही सीन से जो मुझे नज़र याद आ रहा है 2018 में जो इमरान खान साहब जो है ना वो हलफ लेने के लिए आए थे, और जो उस वक्त शोर शराबा हुआ था उसी से मिलता जुलता आज हुआ। या उससे पीछे जाएँ तो मुझे याद है जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिला वतनी में थे, तो उनके अरकान जो हैं वो 15-20 ही बच गए थे, 18 या 19 थे। तो वो आए थे, तो वो भी तस्वीरें लाए थे नवाज शरीफ साहब की। कुछ बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो उनके सपोर्टर थे, पीपल्स पार्टी उसमें थे, ऐवान में थी, वो लेकर आए थे, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब दुबई में थी, एग्जाइल में थी, और मुशर्रफ साहब का दौर था। तो उस वक्त इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट में आए थे पहली दफ़ा 2022 में, और इमरान खान साहब जो है उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ थे। तो वो इन पार्टीज़ के साथ नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को छोड़ गए थे बाद में 2002 के इलेक्शन के बाद, कि उन्हें ये लगा था कि मुशर्रफ ने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। सो उस वक्त भी हमने देखा कि लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप थी, वो एग्जाइल में थी और वो वहाँ पे हाउस में मौजूद नहीं थे, और उनकी पार्टी के लोग जो उनको फ़ोटो और तस्वीरें लेकर वो हाउस में मौजूद थे। और आज फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हाउस में मौजूद नहीं थे, वो जेल में, और उनकी पार्टी के लोग जो हैं बड़ी तादाद में वो खान साहब के उनकी तस्वीरें लेकर आए, मास्क लेकर आए, नारे लगाए 804 कैदी नंबर के, और नए नए तरीक़ों से उन्होंने जो उसकी अटेंशन थी लोगों की, मीडिया की, या आलमी बिरादरी की, उन्होंने उसको अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर तरीके से मेरा ख्याल स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जब एंटर हो तो इमरान खान साहब को साथ लेकर। इस पर ज़रा बात करते हैं बड़ी इससे तफसील के साथ कि आज का जो पहला दिन था पार्लियामेंट का, क्या इससे सिग्नल मिले हैं, क्या इससे आपको आने वाले दौर की क्या तस्वीर और पिक्चर जो है ना वो बनती लग रही है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की पार्टी कितनी आसानी से वो सेल कर सकेंगे और हुकूमत कर सकेंगे। बड़े अहम क्वेश्चन है। और क्या ये पार्लियामेंट, जिसके बारे हर पार्लियामेंट के बारे में अगरचे कहा जाता है 5 साल पूरी करेगी या नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। अगरचे माजी में हमने देखा है कि 2 तो वज़ीर आज़म जो है ना उन्होंने पार्लियामेंट को पूरा करवाया है, वो चाहे गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, फिर नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब थे, फिर इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब थे। सो क्या वो ट्रेडिशन अब भी चलेगी? इस पार्लियामेंट में भी 2 वज़ीर आज़म होंगे जैसे पिछले 15 सालों में हमने देखा? बड़ी अहम दिन था, इस पर बात करते हैं। हंगामा हुआ, गाली गलौज, जो आपको पता है हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा, वही शुरुआत जो है एक इंतहाई एक ट्रबल एक हाउस से हुई है, इस पे है। और प्लस मौलाना फजल रहमान साहब, मेन जो चीज़ है कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। क्या वजह है कि क्यों मौलाना साहब को इस दफ़ा लिफ्ट नहीं कराई गई, ना एस्टेब्लिशमेंट ने कराई है, ना जरदारी साहब है, ना नवाज शरीफ साहब। मेरे को राब्तों की खबर भी नहीं आ रही जनाब कि कोई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया हो, एक ही शहर में, और तीनों मिल बैठे हों कहीं पे। क्या वजह है? मौलाना साहब जो उनको इस तरह का इग्नोर किया गया है, व्हाट आर द रीजंस? और प्लस मौलाना साहब जो है वो कितनी बड़ी लीथल अपोजिशन जो है ना वो बनेंगे, और क्यों वो वोट जो है ना वो वज़ीर आज़म को, जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को जो वोट है वो भी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म का इलेक्शन का बताया जा रहा है 3 मार्च को होगा, वो भी बड़ा एक मेरा ख्याल हंगामा खेज दिन होगा। और अब देखना चाहिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने दी जाएगी कि जब वो हलफ लेते हैं सारी, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं हाउस में, जैसे इमरान खान साहब ने लिया था 17 अगस्त को समथिंग मेरा ख्याल है 2018 को, तो उनको भी नहीं बोलने दिया गया था। तो क्या पीटीआई वाले इनको बोलने देंगे? और जो वहाँ बिटरनेस और पॉइजनस एनवायरनमेंट शुरू हुआ था उस दिन से 2018 से खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के शोर शराबे से, जिसके बाद खान साहब उस हैंग आउट से कभी नहीं निकले, जी मुझे इन्होंने तकरीर ही नहीं करने दी थी। तो क्या उसी तरह की प्रैक्टिस, उसी तरह का काम फिर हमें नज़र आने वाला है? इस पर थोड़ी सी ये जो है इस पर बातचीत करते हैं। प्लस ये पीटीआई के मतलब सिंपथाइज़र के लिए, फॉलोअर्स के लिए बड़ी खबर है कि 2022 के बाद जब ये सारी के सारी पार्लियामेंट छोड़कर निकल गए थे, कितने उम्मीदवार 150 से तो ज़्यादा थे मेरा ख्याल है इसके पीटीआई का अरकान थे, मैसिव इनकी प्रेजेंस थी। सब लोग पिटते रह गए, हाथ पाँव समझाते रह गए खान साहब को, खान साहब ये काम ना करें या पार्लियामेंट से ना आप निकलें। 2 साल लग गए हैं उस पार्टी को वापस आने में पार्लियामेंट में। इस दरमियान वो कहते हैं पुल्लू के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया। खान साहब उस वक्त ही वॉज ए फ्री मैन, अगर बैठते पार्लियामेंट में अपने अरकान को रखते, पंजाब अपने पास रखते, केपी रखते, तो शायद आज वो जेल में भी ना होते और हालात उनकी पार्टी मुश्किल में ना होती। उनका वर्कर्स, उनकी लीडरशिप, घरों से मफरूर, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़, सारी चीज़ें हुई हैं। खान साहब के 2-4 जो बड़े उनके रेकलेस फैसले थे, जिनमें उनका हुकूमत को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना, फिर सूबाई असम्बलियाँ तोड़वाना, फिर जलसे जुलूस, धरने, मार कुटाई। ठीक है जी, वोट मिल गए, लेकिन इससे ज़्यादा सीटें तो उस वक्त भी थीं
پارلیمنٹ میں جب چھوڑ کر گئے تھے، اور آج خان صاحب جو ہیں دوبارہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وزیر اعظم بن کے آج وہ حلف لے رہے ہوتے، وہ چیزیں کر رہے ہوتے. سو ابھی آپ نے یہاں سے نکلے پارلیمنٹ سے، نکلنے کے بعد کیا گین ہوا؟ آپ کہیں گے جی ووٹ بینک بڑھ گیا ہوگا، لیکن وہی والی بات، نہ پنجاب رہا آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس سینٹر رہا. آپ نے تو اس لیے استعفے دیے تھے کہ جناب ہم مجبور کر دیں گے اس کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ نومبر 2022 سے پہلے الیکشن کروائیں، پنجاب میں بھی کروائیں اور سینٹر کے بھی یہ الیکشن جو ہے وہ بھی کریں، اور خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے 2022 کے اینڈ سے پہلے، اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگیں گے. وہ ساری چیزیں ان کی اسکیم آف تھنگ جو تھی، ان کی پلاننگ تھی، جو بھی سوچا تھا، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سالوں میں وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی خان صاحب کی. بیڈلی بیک فائرڈ، خود جیل میں بیٹھے ہیں، 30-35 سال کی سزائیں ہیں. یہ مزید سزاؤں کا کہا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ان کو دی جا سکتی ہیں. بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں ان کو سزا دی گئی ہے، اور کیسز اس میں القادر ٹرسٹ ایک اور ان پہ تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. سو ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہو گیا ہے، اور خان صاحب جیسے میں نے کہا ان کی پلاننگ جو تھی، منصوبے جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگلے 5 سال بھی ان کو پاور سے باہر رہنا پڑ جائے گا، یا کوئی موقع ملے گا خان صاحب کو دوبارہ پاور میں آنے کا، الیکشن ہونے کا، یا 5 سال پارلیمنٹ پوری کرے گی اور وہ جیل میں بیٹھیں گے، یا ان کی ضمانت ہوگی، کوئی ایسا سسٹم ہوگا، چمتکار ہوگا، نو باڈی نوز. لیکن یہ بات طے ہے، پی ٹی اے کے دوست ناراض ہو جائیں، کہ 2 سال پہلے کے کیے ہوئے فیصلوں سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں آپ کو پریگمیٹکلی بتا رہا ہوں، پولیٹیکلی بتا رہا ہوں. بے شک ووٹ بڑھ گئے ہیں، ہاں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے ورکرز، ان کے امیدواروں کو چینج کروایا گیا، بازو مڑوڑ کے ان کی لوائلٹیز چینج کروائی گئی، ڈس اپیئر ہو گئے، کیسز ہوئے، خود ہوا بٹ ہوا کیونکہ ان خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ یہ میری اسٹریٹجی، اسی کے ذریعے میں رزلٹ لوں گا، اگلوں نے نہیں لینے دیے. سو اٹس اے ویری پینفل ہسٹری کہ ایک اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کہ پالیٹکس میں سم ٹائم جو آپ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی، آپ کے اپوننٹس بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو جو لوز بال کی گئی تھی، 3-4 بڑی لوز بالز کی خان صاحب نے. سب سے پہلے تو انہوں نے حکومت توڑی، انہوں نے اپنی، اور پھر انہوں نے پارلیمنٹ توڑی، پھر انہوں نے استعفے دیے پارلیمنٹ سے، وہ جب بحال ہو کے آئی، پھر انہوں نے کے پی کے، اور پھر پنجاب، پھر دھرنے، لانگ مارچز، آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ. سو ایک میسو قسم کی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی جو پولیٹکس تھی وہ اس طرح چلی نہیں. ان کی پلاننگ جو ہے، جن لوگوں نے بھی ان کا شور کروایا تھا، وہ چیزیں اس طرح بنی نہیں ہیں. ساتھ میں ایک اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں. اس پہ خیر بعد میں بات کرتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب نان سٹارٹر، سنگل پارٹی، شاید وہ اکیلے اپنی سیٹ نہ نکال سکیں. اب ان کی پارٹی میں کون شامل ہوگا، یا ان کو بھی اسی طریقے سے جتوایا جائے گا جیسے نواز شریف صاحب کی پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہی اب نیا طریقہ آ گیا نا. پہلے یہ تھا کہ RTS بٹھا دو، اب نیا طریقہ ہے کہ فارم 47 بدل دو، یا 45 جو بھی ہے اس کو بدل دو. سو اس طریقہ، وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو RTS بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فارم کو دوبارہ فل کرنا ہے تو فل کر کے کسی کو دے دو، آپ کو دے دیں، مجھے دے دیں، جی رہو سب حلف لیں. اگر یہ والا طریقہ ہے تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو اگر کسی نے شور کروایا کہ بھائی صاحب آپ بھی لائن میں لگ جائیں، تو اس طریقے سے آپ کا بھی ہم بھلا کر دیں گے، وہ تو اگین ٹائم ول ٹیل. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آج کا دن کیسا رہا؟ کیا اس سے جمہوریت سٹرانگ ہوئی ہے یا ویک ہوئی ہے؟ اور خان صاحب اور وہ جو ہیں واحد اکیلے ہمیں لگ رہے ہیں کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. باقی زرداری صاحب بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. نہیں ہے اس پورے سسٹم میں سے وہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. سو ان کی پارٹی کے لیے ایک آف کورس اٹ مائٹ بی سائڈ ہے، ان کے تو حامی ہیں، وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ خان صاحب اتنی بڑی، جب ایک ٹاپ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے عمران خان صاحب غائب ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی شروعات ہوئی ہے، اسی طرح کی شروعات جیسے میں نے کہا کہ 2018 میں بھی ہوئی تھی. تو اب کی دفعہ جو ہے ایک اگریشن آپ کو نظر، اس وقت بھی مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جیل میں تھے، یا اس میں سزائیں ہو چکی تھیں ان کو. سو ملتا جلتا کام تھا. ابھی بھی عمران خان صاحب جیل میں. سو عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں یہ اریٹینٹ ایک رہے گا، یہ پارلیمنٹ کو یہ امپیکٹ کرے گا، حکومت کو کرے گا، کہ ان کے ورکر، ان کے پارٹی کے جو MNAs ہیں، ان کی پارٹی کے سینیٹرز ہیں، یا دیگر صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پہ قیاس پیدا کرتے رہیں گے، وہ ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے، وہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، حکومت کے لیے پرابلم وہ پیدا کرتے رہیں گے. میری یہ مطلب 20-22 سالوں کا تجربہ ہے جو پارلیمنٹ رپورٹنگ کا. یہ ہاؤس ایک ٹربلڈ ہاؤس ہوگا، اور یہاں پہ اگرچہ ہیوی ویٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ ہاؤس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں آج حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم کا ووٹ ڈالنے آئیں گے، یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ ڈالیں گے. اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ میاں صاحب جو ہے دوبارہ ہاؤس کی طرف وہ رخ بھی کریں. جب وہ وزیر اعظم تھے وہ نہیں آتے تھے،
6 महीने 8 महीने नहीं आते थे, कौमी असम्बली सैनेट नहीं जाते थे, इजलास इसके ये कैबिनेट के नहीं होते थे। तो अब जब वो सिर्फ मेंबर हैं तो वो क्यों बादर करेंगे। दूसरा ये भी उन्हें है कि जनाब कि अगर हाउस में नवाज शरीफ साहब बैठते हैं, जैसे मैंने कहा हैवी वेट्स हैं, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी बैठे हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो 3 साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, बल्कि मतलब 3 जो है साबिक वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उस राजा परवेज़ अशरफ है, और फिर उनके साथ ये नवाज शरीफ साहब हैं, और खान साहब होते तो मज़ीद एक पार्लियामेंट की एक स्ट्रेंथ भी होता, स्ट्रांग होती, आपकी जमहूरियत मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रांग होती, ज़्यादा पावरफुल होती कि 4 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त वो हाउस में बैठे हुए हैं, और 5वां जो है वो उस वक्त लीड कर, इसको जमहूरी तौर पर हम स्टेप फॉरवर्ड भी ले सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो चीज़ें नहीं रही। सो नवाज शरीफ साहब तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा रेगुलर होंगे कौमी असम्बली के इजलासों में। आई सी लिटल होप कि वो नहीं है कि उन्हें ये होगा बैठे होंगे तो कोई ना कोई नारा लग जाएगा, कोई ना कोई बात हो जाएगी, इधर से भी बात की जाएगी। इमरान खान साहब का मुझे याद है कि वो भी पार्लियामेंट नहीं आते थे जब वज़ीर आज़म थे, तो पूछा कि उन्होंने कि आप ये गाली गलौज करते हैं और बड़े ज़ाती हमले करते हैं, यहाँ से नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग हैं, इधर से फिर शुरू हो जाते थे PTI के। उसको हर वक्त एक हंगामा लगा रहता था। बड़ा ये होगा कि क्या इतनी बिटरनेस पॉइजनस एनवायरनमेंट के साथ हाउस जो है वो अपना कोई बिल, कोई लॉ, कोई अपने कवानीन, कोई लॉ, अवाम को रिलीफ, या एक दूसरे को गालियाँ वो देते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ महाज खोली रखेंगे, एक दूसरे पर फायर वर्क करते रहेंगे। मुझे तो यही लगता है। और वो आएंगे तो वो शरीफ फैमिली पे अटैक करेंगे, ये जाएंगे तो इमरान खान साहब की ये फैमिली पे करेंगे। आज आपको नज़र भी आया, जूते दिखाए जा रहे थे, घड़ियाँ दिखाई जा रही थी, कोई घड़ी चोर है तो कोई वहाँ पे फलां का पापा चोर है। तो अब सियासतदान फिर हमें कहते हैं, मीडिया को, लोगों को, कि आपने जनाब कि आप लोग हम सियासतदानों को बदनाम करते हैं और आप हमारे बारे में बुरे अल्फाज कहते हैं। आप लोग जो है कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर फोर्सेस के कहने पे आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को बदनाम करते हैं। जो कुछ हाउस में आज हो रहा था हुआ है, एक दूसरे को चोर, कोई हम आपको कहते हैं या आप एक दूसरे को चोर कह रहे हो। तो घड़ी चोर को आज तो किसी ने नारा नहीं लगाया, कोई मीडिया की उससे गैलरी से तो नहीं लगा, प्रेस गैलरी से कि घड़ी चोर का या पापा चोर हैं या फलाने चोर है। आप एक दूसरे को खुद कहते हैं। आप शायद ये कहते हैं कि हमें ये राइट है आप लोगों को, हम एक दूसरे को चोर डाकू कहें, आप हमें ना कहें, आप हमारी इज्जत करें। कैसे इज्जत होगी अगर आप लोगों की, कौन इज्जत करेगा, कैसे इज्जत करेगा अगर आप लोग खुद नहीं करते हैं उसके डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और एक ऑनर के साथ, इंटेग्रिटी के साथ खुद आप कंडक्ट नहीं करते। दूसरी साइड पे मुश्किलात हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। इकनॉमिक तो अपनी जगह पे हैं, वो मतलब IMF का वो पैकेज है, मुआशी हालत है, गुर्बत है, महंगाई बढ़ रही है, साथ में लीथल अपोजिशन है। उधर से मौलाना साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ बैठ गए हैं। इमरान खान साहब है नहीं, चले मान लिया कि उनके पास कोई इफेक्टिव इतना अपोजिशन लीडर नहीं होगा अपोजिशन के पास या इनके रैंक्स में PTI के पास जो इमरान खान साहब के कद काट का हो या बराबर का हो। लेकिन मौलाना साहब कमी नहीं होने देंगे। अगर मौलाना साहब वाकई जेन्युइन किस्म की अपोजिशन पे उतर है और उन्होंने रेगुलर हाउस में जाना शुरू कर दिया, तकरीरें शुरू कर दी, तो मेरा ख्याल है वो बड़ी हद तक हिला सकते हैं इनको, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और इनको। बहरहाल देखते हैं, एक नई शुरुआत हुई है, बैड ब्लड पे हुई है, कोई नई बात तो नहीं है। कि हाँ, नई बात ये होती कि अगर वहाँ पे अच्छे तरीके से एक दूसरे को रिसीव करते, एक दूसरे को इज़्ज़त करते और कोई बेहतर गुफ्तगू होती। और हमें भी अभी होना है, देखते हैं स्पीकर के इलेक्शन के मौके पर क्या होता है, या डिप्टी स्पीकर के, अभी उस प्राइम मिनिस्टर के उस पर उनकी होना है, इलेक्शन होना है, फिर तकरीरें होनी हैं, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है, फिर फायर वर्क होना है, बहुत कुछ अभी आने वाला है। ज़रा सब्र करें।